हेलो दोस्तों, आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की बिंदुवार स्टडी करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है। तो जल होता है, जल में गैस की विलेयता किस पर निर्भर करती है? तो अगर हम देखें तो प्रकृति पर, तापमान पर और गैस के दाब पर। तो तीनों पर निर्भर करती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि सभी पर करती है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक गैस का भार जो दिए गए विलायक के भार में किसी ताप पर घुली है विलायक पर गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो कौन सा आंसर होगा? डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, द्रव्यानुपाती का नियम, हेनरी का नियम या कोई नहीं? तो क्या होगा? हेनरी का नियम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हेनरी नियम के बारे में क्या सही है? गैस द्रव के संपर्क में आकर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। यहाँ गैस और द्रव के बीच कोई रासायनिक आकर्षण नहीं होता है। लगाया दाब अधिक होना चाहिए। ये सभी। अब हेनरी का नियम क्या कहते हैं? आर प्रोपोर्शनल एच। ठीक है। तो हेनरी के नियम के अनुसार बोला है कि क्या सही होगा? तो यहाँ पे गैस द्रव के संपर्क में आकर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, तो नहीं, ये गलत है। और यहाँ गैस और द्रव के बीच कोई रासायनिक आकर्षण नहीं होता, सत्य है। यहाँ गैस और द्रव के बीच कोई रासायनिक आकर्षण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का हेनरी नियम स्थिरांक सबसे कम होगा? तो किसका होगा सबसे कम? तो आपका होगा CO2 का। किसका होगा? CO2 का। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विलयन का उदाहरण नहीं है? हवा, पीतल, अमलगम या जल में बेंजीन? तो हमारा आंसर होगा जल में बेंजीन। ये विलयन का उदाहरण नहीं है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से आर पार जा सकते हैं केवल। तो विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। समपराश्रयी विलयन वे होते हैं जिनका सांद्रता समान होती है, क्वथनांक समान होता है, परासरण दाब समान होता है या हिमांक समान होता है? तो परासरण दाब समान होता है। फिर आता है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। पीतल है, तो पीतल क्या है? ठोस विलयन है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो 55.56 होती है ना, 55.6 होती है। और एग्जैक्ट निकालने पर 55.5 होती है, लेकिन ये अशांत होता है, इसलिए उसको शांत करने के लिए 55.6 कर देते हैं। अणुसंख्य गुण निर्भर करते हैं। तो अणुसंख्य गुण निर्भर किस पर करते हैं? तो विलयन में घुले हुए कणों की प्रकृति पर। अणुसंख्य गुण किस पर निर्भर करेंगे? विलयन में घुले हुए कणों की प्रकृति पर। रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड होती है। क्या होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड होती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर कम होता है। तो हिमांक। क्योंकि अवाष्पशील विलेय का मतलब क्या होता है कि जो वाष्प में नहीं बनता है। तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय घोलने पर क्या कम होता है? हिमांक कम होता है। ठीक है, क्या होगा? हिमांक होगा। फिर आता है, गैसों की द्रवों में विलेयता का नियम दिया था। तो हेनरी ने, अभी जस्ट हम पढ़ के आए, गैसों की द्रवों में विलेयता का नियम किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है, हिमांक है, क्वथनांक है, वाष्प दाब अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता? तो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन कौन नहीं दर्शाएगा? तो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जो होते हैं ये धनात्मक विचलन नहीं दर्शाते हैं। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स। याद रखिए, ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये एग्जाम में आए हुए हैं या आते हैं, तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करें। विशिष्ट चालकता का इकाई होती है ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स। फिर आता है, इलेक्ट्रोड विभव का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट तथा विलयन में आयनों की सांद्रता के संबंध को व्यक्त करने वाले समीकरण का नाम है। तो नन्नस समीकरण। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव ई
मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई नोट तथा विलयन में आयनों की सांद्रता के संबंध को व्यक्त करने वाले समीकरण का नाम क्या है? नर्नस समीकरण है। फिर लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया, यहाँ पे लगा लीजिएगा नर्नस समीकरण। ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया तो आप ये लगाते जाए। जैसे ये इसमें बेंजीन और क्लोरोफॉर्म था, इसमें ओम इनवर्स और इसमें नर्नस समीकरण। अब लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या है? संक्षारण, रस्टिंग। फिर आता है फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के भार का मान है तो क्या होगा? W इजिकल टू जेड क्यू। W इजिकल टू जेड क्यू। साधारण ईंधन सेल का उदाहरण है तो साधारण ईंधन सेल यानी जिसे हाइड्रोजन सेल भी कहते हैं H2O2, क्या होगा? H2O2। सेल स्थिरांक है तो सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल स्थिरांक होता है L/A, यानी कि लंबाई अपॉन क्षेत्रफल। फिर सेल स्थिरांक की इकाई तो सेमी इनवर्स। अब दो क्वेश्चन, अभी उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? विशिष्ट चालकता की इकाई पढ़ा था ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, और यहाँ पे हम सेल स्थिरांक की इकाई पढ़ रहे सेमी इनवर्स। जब ताप में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। इसका कारण संघटकों की संख्या में वृद्धि होती है। संघटक यानी कि आपस में टकराव की संख्या बढ़ जाती है, उसकी वजह से अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। फिर आता है द्वितीय कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। द्वितीय कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है तो क्या इकाई होती है? द्वितीय कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मैंने आपको सिखा रखा है, क्या होता है? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि द्वितीय वाले में बीच वाले को छोड़ देना है तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। फिर होता है अभिक्रिया N2O5 2N2O4 प्लस O2 है तो क्या है? एक द्विअणुक एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया N2N2O5 या 2N2O4 प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विअणुक एवं शून्य कोटि अभिक्रिया। द्विअणुक क्यों? क्योंकि इसमें देखो दो अणु भाग रहते हैं। इन संख्याओं को देखना है हमें। ठीक है, किसे देखना है हमें? इनको देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है? दो लिखा है, इसलिए हम बोलेंगे द्विअणुक अभिक्रिया है। क्लियर हो गया? तो क्या जाएगा? द्विअणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फिर आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई है तो एस इनवर्स, क्या होगा? एस इनवर्स। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है तो अर्ध आयुकाल का 3.3 गुना। कितना होगा? अर्ध आयुकाल का 3.3 गुना। फिर आता है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो सक्रियण द्रव्यमान पर। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है सक्रियण द्रव्यमान पर। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुल्डबर्ग तथा वागे ने। थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे ताकि आपके सारे ये बहुविकल्प प्रश्न हो जाए। द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुल्डबर्ग तथा वागे ने किया था। अभिक्रिया दर का मात्रक क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखना है n-1 d⁻1, ठीक है, 10 और ns12 इस प्रकार से। फिर आता है संक्रमण तत्व निम्न सामान्य गुणों में से किस गुण के अतिरिक्त सभी गुण प्रदर्शित करते हैं? तो प्राकृतिक रेडियोधर्मिता, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है Fe2+ आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये हो गया आंसर 4। Fe है ना, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर आएगा संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें डी संक्रमण होता है। फिर आता है संक्रमण धातु परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करती है क्यों? तो इनमें D-1 डी इलेक्ट्रॉन तभी इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं इसलिए। फिर नेक्स्ट आता है एक्टिनाइडो में कौन से कक्षक अंत में भाग लेते हैं? ठीक है, अंत में भाग लेते हैं तो 5F कक्षक। लेंथेनाइट संकुचन निम्न कारक के लिए उत्तरदायी होता है तो ZR एवं HF की त्रिज्या लगभग समान होती है। ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान होती है। 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? Mn के द्वारा। कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन है? तो V2+, क्या होगा? V2+। एक संक्रमण धातु जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हरा किंतु +6 ऑक्सीकरण अवस्था में नारंगी होता है, कौन होता है? तो क्रोमियम होता है। लेंथेनाइट श्रेणी में लेंथेनाइट और हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता है तो क्या होती है? घटती है।
ठीक है। लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की क्षारकता क्या होती है? घटती है। एफओनी, इसको फेकोनी भी बोल सकते हैं। किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है? तो लोह चुंबकी है ना, फेकोनी। FeCO9 किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है? तो लोह चुंबकी है। ये एग्जाम में स्पेशली आता है तो आप ध्यान रखें। फिर निम्न में से कौन सा लिगेंड द्विदंतुर है? तो द्विदंतुर क्या होता है हमारा? EN को क्या बोलते हैं? एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन होता है। फिर आता है K6FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी तो कितनी होती है? 2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो यहाँ पे अंदर कितना 6, सीधा 6 तो माइनस का और प्लस का कॉम्बिनेशन करके तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी? +2। फिर NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ठीक ठीक है, यानी कि 4 कार्बोनेट Ni में निकेल की ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी? 0 होगी। फिर NiNH3 में Ni का ऑक्सीकरण अंक होगा, इसका ऑक्सीकरण अंक होगा +2 और इसका आप 0 लगा लीजिएगा। फिर आएगा निम्नलिखित में से किसकी वर्ग समतल संरचना है? तो ये होगी NiCN4 2- की। अगर हम सारा को विस्तार से समझेंगे तो हम बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए अगर होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में 1/2 इनका, या अगले और कभी हम इनको 1/2 1/1 समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम को देखते हुए हम थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। संकुल आयन COEN2Cl2 के संपूर्ण ज्यामितीय एवं प्रकाशीय समअवयवों की संख्या होगी तो 3 होगी। फिर आता है संकुल CONH3 5Cl Cl2 जलीय विलयन में प्रति मोल कितने आयन देगा? तो कितने आयन देगा ये? 3 आयन देगा। NiCO4 का आयुपेशी नाम क्या है? तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल। इसमें 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल। फिर आता है यौगिक COSO4 या NH3 5Br और COSO4 NH3 5Cl निम्न में से कौन सी समवेता प्रदर्शित करते हैं? तो ये कोई समवेता प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि सेम ग्रुप बनता ही नहीं, इनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट बनता है, तो आप समवेता प्रदर्शित कर ही नहीं सकेंगे ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसीटोन को विरंजक चूर्ण के साथ मिलाने पर यह देता है, तो क्या देता है? तो एसीटोन को विरंजक चूर्ण के साथ मिलाने पर यह देता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो एसीटोन को विरंजक चूर्ण के साथ मिलाने पर यह देता है क्लोरोफॉर्म। DDT प्राप्त करने के लिए क्लोरोबेंजीन के सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निम्न में से किसके साथ होता है? तो ये होता है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के साथ, यानी कि DDT जो होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन प्राप्त करने के लिए क्लोरोबेंजीन की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसके साथ होता है? तो किसके साथ रिएक्शन होता है? तो ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के साथ होता है। निम्न में से कौन फ्रियोन के नाम से जाना जाता है जो प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो प्रशीतक के रूप में आपका CCl2F2 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलता है। नेक्स्ट आता है RH + NaOH ROH + NaX उपयुक्त अभिक्रिया है तो क्या होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे। फिर नेक्स्ट है एल्किल आयोडाइडों का निर्माण प्राय एल्किल क्लोरोआइडो के शुष्क एसीटोन में Na के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने बोला देखो उसी प्रकार से कि आपको इस प्रकार से रिएक्शन दे देंगे लैंग्वेज में और आपको पूछेंगे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आ गया ना क्वेश्चन, देखो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा विष डाइहेलाइड का उदाहरण है? तो एथिलीन क्लोराइड। कौन सा होगा? एथिलीन क्लोराइड। विष डाइहेलाइड हमने क्या पढ़ा था? एक विष होता है विसिलिन क्लोराइड, क्योंकि ये सेम ग्रुप है ना, तो एथिलीन क्लोराइड। एल्किल हेलाइडों की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले आयोडाइड आएगा, फिर ब्रोमाइड आएगा, फिर क्लोराइड आएगा। तो आयोडाइड यानी कि एल्किल हेलाइडो की, तो एल्किल के क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा आएगा आपका आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे, और लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड किया जाएगा।